जमात दहम मज़मून साइंस एंड टेक्नोलॉजी उर्दू और सेमी मीडियम के सभी तलबा, हम पढ़ रहे हैं टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी या सब्ज़ तवानाई की जानिब नाम का ये सबक। तलबा, एक वीडियो हम इसका पहले कर चुके हैं और उस एक वीडियो में हमने बुनियादी तौर पर बिजली किस तरह पैदा की जाती है, उसके तरीक़े क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या बरक़ी अमाला मक़नातीस का क़ानून, ये हमने वहाँ पर देखा। और वादे के मुताबिक ये दूसरा एक छोटा सा वीडियो जिसमें हम न्यूक्लियर एनर्जी यानी न्यूक्लियरी तवानाई से पैदा होने वाली बिजली की तवानाई की बात करने वाले हैं। चलते हैं। आपसे गुजारिश है शुरू में कि वीडियो के पार्ट 2 इसको फुल स्क्रीन करके देखें, मुमकिन है तो हेडफोन का इस्तेमाल करें ताकि आपको बेहतर रिज़ल्ट मिल सके। उसके बाद चलते हैं न्यूक्लियर इंशिक़ाक़। अब ये जो वीडियो यहाँ पर हम देख रहे हैं या यहाँ पर हम जो बिट पढ़ने वाले हैं, इसमें बुनियादी तौर पर आपको एक छोटी सी चीज़ पढ़ानी है, न्यूक्लियर तवानाई से किस तरह बरक़ी तवानाई पैदा की जाती है, या न्यूक्लियर एनर्जी से हाउ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इसके लिए पहले आपको न्यूक्लियर एनर्जी क्या या कुछ एलिमेंट्स के बारे में छोटी सी मालूमात और एक प्रोसेस है न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर इंशिक़ाक़ का अमल जिसे हम कहते हैं उर्दू में, तो वो प्रोसेस आपको यहाँ पर समझना ज़रूरी है, राइट। तो न्यूक्लियर इंशिक़ाक़ के अमल में हम इस्तेमाल करने वाले बुनियादी तौर पर दो मिसालें यहाँ पर आपको दी हुई हैं, यूरेनियम और प्लूटोनियम। याद रखिए, इनको हम इंग्लिश में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या उर्दू में हम इनको तापकार अनासिर कहते हैं। तापकार अनासिर या रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो तापकारी शुआएँ खारिज करते हैं। इनको रख दिया जाए तो इनके अंदर से अल्फ़ा, बीटा, गामा इस तरह के पार्टिकल्स वहाँ से रिलीज़ होते हैं और ये लगातार अपनी जो तो कमियत खोते रहते हैं, नए अनासिर में तब्दील होते रहते हैं और इनसे बड़े पैमाने पर हम तवानाई हासिल कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर तवानाई से मुराद जितने रॉकेट्स, मिसाइल, बॉम्ब इस तरह की चीज़ें होंगी वो सब न्यूक्लियर फिशन के रिएक्शन पर काम करती हैं। मगर इसका मतलब यही नहीं कि ये सिर्फ तख़रीबी कामों के लिए, डिस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए इस्तेमाल होंगे। हम इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए भी, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी भी करते हैं। जहाँ ये सारी प्रोसेस होती है उस बिजली घर को हम न्यूक्लियर बिजली घर या न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट भी हम कहेंगे। मगर इसमें एक वर्ड आता है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है तो बुनियादी तौर पर न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है का जो जवाब होगा वो है न्यूक्लियर फिशन का अमल या न्यूक्लियर इंशिक़ाक़ का अमल उसके अंदर होता है। न्यूक्लियर इंशिक़ाक़ का अमल क्या होगा और ये अमल में ऐसे क्या होता है कि जिससे हमको बड़े पैमाने पर बिजली मिलती है, ये बड़े पैमाने पर हम इससे तवानाई हासिल करते हैं, का रीज़न आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। आप स्क्रीन की तरफ जहन रखें। समझिए, ये मैंने यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इस वक्त एक न्यूट्रॉन, उसके ऊपर लिखा हुआ आपको जो है तो एक लिखा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये इसका जौहरी कमियत या इसका एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास 1 होता है, उसकी जौहरी कमियत 1 होती है। एक वर्ड इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं यहाँ पर, बम्बार्डमेंट या बमबारी की जाए तो एक न्यूट्रॉन को यूरेनियम के एक जौहर पर अगर हम छोड़ते हैं तो इसको हम कहेंगे यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाए, या वी आर बम्बार्डिंग द न्यूट्रॉन्स ऑन द एटम ऑफ अ यूरेनियम। तो यूरेनियम पर एक न्यूट्रॉन छोड़ने पर क्या होगा, समझिए ये न्यूट्रॉन रिलीज़ हुआ और रिलीज़ होने के बाद गया यूरेनियम पर। यहाँ पर आपको यूरेनियम का एटॉमिक मास 235 और उसका एटॉमिक नंबर 92 नज़र आ रहा है। एटॉमिक नंबर 92 का मतलब आपको मालूम है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तादाद को हम जो है तो जौहरी अदद कहते हैं। 92 मतलब इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिलाकर 92 होंगे। 235 ये एटॉमिक मास नंबर है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने होंगे, 92 के आधे, मतलब 46 प्रोटॉन्स इसके अंदर होंगे। और न्यूट्रॉन कितने होंगे तो अब बाकी का हिसाब आप लगा लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन होते हैं, ये इसलिए दूसरे कॉमन एलिमेंट्स से अलग एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं ये। जब बमबारी की जाती है तो एक्चुअल केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो रिएक्शन होने के बाद पहले ये यूरेनियम कन्वर्ट हो जाता है 235 से 236। ये 235 से 236 क्यों हुआ, तो न्यूट्रॉन का एक मास इसमें ऐड हो गया
और ऐड होकर इसका एटॉमिक मास या जौहरी कमियत अदद जो है इसका वो 236 हो गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या होने वाला है, दो चीज़ें होने वाली हैं। नंबर एक, हम पढ़ रहे न्यूक्लियर फिशन, जौहर का टूटना, न्यूक्लियर इंशकाक, शक होना, शक्कुल क़मर, हम मुसलमानों को अच्छी तरह मालूम है चांद के टूटने का मौजज़ा था। तो इंशकाक मतलब शक होगा, ये यूरेनियम टूटेगा और टूटने के साथ जो तो फौरी तेज़ी से ये दो नए एलिमेंट्स में तब्दील हो जाएगा, बेरियम एंड क्रिप्टॉन में। तो यूरेनियम और उसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन खारिज होने वाले हैं। तो पहले मैंने उसकी स्टेप रखी हुई, आप एटॉमिक मास नंबर पर जहन रखें। ये पहला जो प्रोसेस हुआ इसमें ये 2 हिस्सों में टूट गया, एक बन गया बेरियम, एक एलिमेंट आपको जो नज़र आ रहा है वो बेरियम है। इसका एटॉमिक मास नंबर 141, एटॉमिक नंबर इसका 56, जौहरी अदद इसका 56, जौहरी कमियत इसका 141 होगा। दूसरा जो एलिमेंट बनता है वो है क्रिप्टॉन, Kr, एटॉमिक मास नंबर 92 और एटॉमिक नंबर 36। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने गौर करनी है कि अगर समझो ये 141 प्लस 92 अगर दोनों की जमा करें तो 236 से कम आएगा। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि यूरेनियम टूटने के बाद जो नए 2 एलिमेंट्स बनते हैं उसके चक्कर में थोड़ी सी उस नतीजे में, उस फिशन के नतीजे में, उस इंशिकाक के अमल के नतीजे में थोड़ा सा मास बच जाता है, कम मास होता है ये दोनों का मिलाकर मजमूई तौर पर। और वो जो रिमेनिंग मास है, वो जो बचा हुआ मास इसका रहेगा, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। एक दूसरा, ये जब होता है तो इसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो बॉन्ड्स टूटते हैं तेज़ी से न्यूट्रॉन के, और हाई एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स रिलीज होकर तेज़ी से आगे की तरफ फैलते हैं। तो प्लस ये होगा, उसके साथ ये 3 न्यूट्रॉन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, 3 न्यूट्रॉन खारिज हुए। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन यहाँ पर इसका एक फेज़, एक मरहला कंप्लीट हो गया। अब मगर गौर कीजिए कि रिएक्शन शुरू हुआ था न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन हमने डाला यूरेनियम पर और यूरेनियम से निकलकर बेरियम क्रिप्टॉन बने, एज अ रिज़ल्ट 3 न्यूट्रॉन फिर से खारिज हुए। हम यूरेनियम का एक एलिमेंट लेकर तो नहीं बैठे, अगर हमने थोड़ा सा भी यूरेनियम इस्तेमाल किया तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे यूरेनियम के, जिसमें से एक ने केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिया और उसके नतीजे में 3 न्यूट्रॉन, यहाँ पर 200 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये 3 न्यूट्रॉन खाली नहीं रखेंगे, ये अगले फिर 3 अगले 3 जो तो यूरेनियम के मरकज़े पर जाएंगे, यूरेनियम के एटम पर जाएंगे और वहाँ जाकर फिर यही रिएक्शन को रिपीट करेंगे। और रिपीट करते हैं इसलिए जो है तो हम इस केमिकल रिएक्शन को जंजीरी तामुल या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये जो आपको एनर्जी नज़र आ रही है, तवानाई, इस एक रिएक्शन के नतीजे में, और तवानाई कितनी अभी आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही है आपको 200 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट, मेगा मीन्स 10⁶ इलेक्ट्रिक वोल्ट, इतनी एनर्जी यहाँ से रिलीज़ होती है। ये रिएक्शन जंजीरी तामुल या चेन रिएक्शन क्यों कहलाता है? इसलिए कहलाता है कि ये फिर न्यूट्रॉन फिर यूरेनियम पर जाएंगे, फिर 3 न्यूट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से 3 निकलेंगे, यहाँ से 3 निकलेंगे, 9 हो जाएंगे, फिर वो 9 फिर यूरेनियम पर जाएंगे, वो 81 हो जाएंगे। इस तरह उनका मल्टीप्लिकेशन लगातार चलता रहेगा। तो ये रिएक्शन चेन रिएक्शन की शक्ल में होता है, इसे हम जंजीरी तामुल कहते हैं। अब ये अगर कॉमन समझी किसी यूरेनियम के स्टॉक पर अगर हम न्यूट्रॉन की एक बमबारी कर दें तो वो अनकंट्रोल्ड यानी गैर मुंजबित जंजीरी तामुल बोलेंगे उसको, पूरा यूरेनियम ब्लास्ट हो जाएगा, बड़ा धमाका हो जाएगा। मगर हम चूंकि ये रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं तो रिएक्टर में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा सा सोचिए कि जंजीरी तामुल या चेन रिएक्शन क्यों है, तो बिकॉज ऑफ दीज न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की वजह से। अगर आपको इस केमिकल रिएक्शन को ब्रेक करना है, इसको रोकना है, तो आप सिर्फ इन न्यूट्रॉन को रोक दीजिए। न्यूट्रॉन को रोकने का तरीक़ा होता है, हमारे पास कैडमियम की सलाख अगर हम बीच में डाल दें, समझिए यहाँ पर आपने इन न्यूट्रॉन को एक कैडमियम की सलाख डालकर रोक दिया, तो कैडमियम की सलाख इन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगी, आगे का रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में जो चेन रिएक्शन होता है दैट इज़ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर नहीं कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये फिर ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत तेज़ी से केमिकल रिएक्शन होगा और जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती है। तो कंट्रोल चेन रिएक्शन, अब ये न्यूक्लियर फिशन आपके जहन में अगर बैठ गया तो आपको समझ में आएगा कि न्यूक्लियर पावर रिएक्टर या जहाँ पर जौहरी तवानाई से हम लोग बरक़ी तवानाई पैदा कर रहे हैं, वहाँ पर कितनी बड़ी मकदार में तवानाई पैदा कर सकते हैं। तो उसके लिए चलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ।
यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं यूरेनियम और प्लूटोनियम बतौर ईंधन। यूरेनियम और प्लूटोनियम दोनों भी रेडियो एक्टिव यानी तापकार अनासिर हैं। ये क्या करेंगे, इनको बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में फॉर न्यूक्लियर फिशन, जो हमने अभी देखा। तो न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस शुरू करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिशन होने के बाद जो एनर्जी बचती है वो एनर्जी इस तरह जाएगी सिस्टम फॉर स्टीम जनरेशन फ्रॉम वाटर, मतलब जो पानी होता है उस पानी को भाप में तब्दील करने के लिए। हम सीधे एनर्जी निकाल कर टरबाइन पर नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पर हम टरबाइन पर फिर वही पानी की भाप बनाएंगे। पानी की भाप बनाने के लिए हम जो है तो ये एनर्जी इस्तेमाल करेंगे। ये पानी भाप में तब्दील हो गया, होने के बाद ये जाएगा टरबाइन पर। बाकी का आपको मालूम है, जो पिछले वीडियो में हुआ, टरबाइन कनेक्टेड होंगे जनरेटर को और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, बरक़ी तवानाई पैदा होगी। मगर यहाँ पर जो पानी होता है उस पानी को दोबारा भाप, अगर जो बच गया भाप टरबाइन पे जितनी इस्तेमाल हो गई, उसके बाद जो बची हुई भाप है उसको फिर से ठंडा करके दोबारा फिर पानी में तब्दील किया जाता है। पानी को फिर से दोबारा भाप में तब्दील किया जाएगा और इस तरह जो है तो हम पानी को कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर ये हो गया आगे टरबाइन से जनरेटर और जनरेटर के बाद एज यूजुअल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ प्रोसेस को ध्यान में रखिए, हम यूरेनियम इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे न्यूक्लियर फिशन हो रहा है। न्यूक्लियर फिशन से पानी की भाप गर्म हो रही है, वो भाप टरबाइन पर जा रही है, बची हुई भाप ठंडा करके फिर पानी बना दी जाएगी। टरबाइन कनेक्टेड होंगे जनरेटर से। प्रिंसिपल की बात हमने पिछले वीडियोस में कर लिए। तो जनरेटर और जनरेटर बिजली पैदा करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। फिर नेक्स्ट उसके बाद देखिए कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी हमने पहले जब शुरू में पहला वीडियो बोला था तब आपको डिटेल में बोला था कि हमको एनर्जी क्यों समझना है। अब यहाँ पर देखिए कि हम कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। हम शुरू कर रहे हैं जौहरी तवानाई से, तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूक्लियर एनर्जी या जौहरी तवानाई। फिर जब हम इसका इंतखाब करते हैं या फिशन का अमल करते हैं, तो फिशन का अमल करने के नतीजे में ये कन्वर्ट हो जाएगी थर्मल एनर्जी में, मतलब हरारती एनर्जी में। हरारती एनर्जी के बाद ये कन्वर्ट होती है भाप की तवानाई बिल हरकत के काइनेटिक एनर्जी स्टीम। स्टीम में काइनेटिक एनर्जी होगी, भाप हरकत कर सकती है, इसीलिए तो टरबाइन पर जाकर उसको घुमाएगी। तो भाप की तवानाई बिल हरकत, फिर उसके बाद ये कन्वर्ट होता है टरबाइन की तवानाई बिल हरकत, मतलब टरबाइन रोटेट होना शुरू होगा। टरबाइन रोटेट होगा तो क्या होगा, आपको मालूम है, यू आर रोटेटिंग अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड और यू आर रोटेटिंग अ मैग्नेट अराउंड अ कॉइल। दोनों में से कुछ भी एक करें, ये प्रोसेस टरबाइन कहलाएगा। टरबाइन जुड़े होते हैं, टरबाइन जब भी होगा तो जनरेटर से जुड़े होते हैं और जनरेटर बिजली की तवानाई पैदा करने का काम करते हैं। फिर इसके बाद बुक में आपको ये न्यूक्लियर फिशन की इस तरह की एक छोटी सी इक्वेशन दी हुई है, आपको ये जो स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ये समझने के लिए, ऐसा जब तक उसको क्लियर नहीं समझेंगे समझने के लिए मुश्किल होती है, इसलिए मैं उसको बुक में की ये एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने अभी दिया, उसके लिए मैंने जानबूझकर ये फिगर यहाँ पर रखी हुई है। तो ये फिगर में आपको समझ में आएगा, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बाद यूरेनियम, यूरेनियम से बेरियम क्रिप्टॉन, बेरियम क्रिप्टॉन के बाद फिर 3 न्यूट्रॉन, फिर 3 यूरेनियम, फिर 3 यूरेनियम से फिर एनर्जी रिलीज होगी, फिर 3 न्यूट्रॉन, इस तरह से लगातार होने वाला ये रिएक्शन चेन रिएक्शन कहलाता है। उसके बाद आपको स्कीमेटिक के नाम पर, मतलब एक्चुअली क्या होता है, तो यहाँ पर याद रखिए बुक में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ नहीं। बुक में आपको क्या लिखना है कि हम न्यूक्लियर, आंसर अगर आप लिख रहे हो तो हम न्यूक्लियर एनर्जी मतलब जौहरी तवानाई को इस्तेमाल करके पानी को भाप में तब्दील करते हैं। वो भाप टरबाइन पर छोड़ी जाती है, टरबाइन उससे घूमकर बिजली पैदा करेगा और जनरेटर के थ्रू हम बिजली हासिल करते हैं। और यहाँ पर खाली बीच में के जो ठंडा पानी है, जो पानी भाप बच गई उसको ठंडा करके फिर से पानी में तब्दील किया जाता है और फिर उसको फिर से वापस भाप में तब्दील करके ये टरबाइन पर घुमाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये बॉयलर, उसके बाद ये कंट्रोल पॉट्स जहाँ पर रिएक्शन को हम कंट्रोल करने वाले हैं, यहाँ पर ये दिया हुआ आपको टरबाइन और उसके बाद ये जनरेटर, इस तरह का अरेंजमेंट होगा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में। फिर उसके बाद जो आगे चीज़ें आती है आपको वो है कि अगर इस तरह की एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं, याद रखिए हमने पहले देखा कोयला, उसके बाद अब देख रहे हैं हम लोग न्यूक्लियर यूरेनियम से बिजली किस तरह पैदा की जाती है वो, इसके बाद हम देखने वाले नेचुरल गैस से बिजली कैसे पैदा की जाती है वो। मैंने वहाँ पर भी कहा था, यहाँ पर भी हम पहले इसके फ़ायदे और नुकसान की बात कर लेंगे आखिर में। तो कुदरती कोयला इसमें इस्तेमाल नहीं करते,
तो कुदरती कोयला इस्तेमाल करने के नतीजे में जो भाप, धुआं और जो छोटे छोटे ज़र्रात, जिसको हम इंग्लिश में सूट पार्टिकल्स या उर्दू में धुएं के ज़र्रात कहते हैं, वो ज़र्रात यहाँ पर खारिज नहीं होते। ज़र्रात खारिज नहीं होंगे मतलब ये माहौल को किसी तरह से आलूदा नहीं करते। दे डू नॉट हार्म आवर इन्वायरमेंट। ये एडवांटेज है इसका। मगर एडवांटेज के बाद और एक चीज़ इसके साथ जो जुड़ी हुई है वो है कि ख़तरनाक जौहरी तापकार शुआओं का अखराज होता है और जौहरी कचरे को ज़ाया करना एक संगीन मसला है। ये इसके बाद भी आने वाला एक पॉइंट है, इसलिए हम इसको यहाँ पर बात कर लेंगे। तापकार शुआओं का अखराज होता है, लिखा हुआ यहाँ पर एक वर्ड। तापकार शुआओं के अखराज का मतलब मैंने आपको शुरू में बताया कि तापकार अनासिर अल्फ़ा, बीटा, गामा इस तरह की शुआएँ खारिज करते हैं। हमने देखा यूरेनियम, उसके बाद बेरियम क्रिप्टॉन में बदल गया और उसके बाद 3 न्यूट्रॉन वहाँ से खारिज हो गए। इसको हम डीके भी कहते हैं, रेडियो एक्टिव डीके भी कहते हैं। तो एक एलिमेंट रखे रखे फिर बेरियम क्रिप्टॉन में बदल जाएगा, फिर उसके बाद एनर्जी रिलीज़ होगी, खाली एक न्यूट्रॉन की बमबारी करने की ज़रूरत है। ये जो तापकार शुआएँ होती हैं ना, ये बड़ी ख़तरनाक होती हैं। आपने तारीख़ में पढ़ा होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का वाक़या, या फिर जो तो चेरनोबिल के हादसे, इस तरह के हादसे आपने पढ़े हुआ। मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC नाम की गैस से हज़ारों लोग जो तो ख़त्म हो गए थे, या कई बार उनकी नस्लें भी बाद में भी बीमार पैदा हुई थी। ये सब इफ़ेक्ट था तापकार शुआओं का जो इंसानी सेहत पर असर डालता है। ये सीधे हमारे खलियात में घुसकर खलियात को मार सकता है, हमारी ग़िज़ाई ज़ंजीर में दाखिल होगा, पौधों के अंदर अगर चला जाए तो पौधों के पत्तों में शामिल होकर वो उनको म्यूटेट करेगा, उनके जीन में तब्दीली पैदा कर देगा, और जीन में तब्दीली पैदा करने के बाद ये अनवांटेड चेंजेस या जो अनचाही तब्दीलियाँ इनके अंदर होती हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं। इसलिए इनको हम ख़तरनाक मानते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये एक वर्ड यहाँ पर आया कि जौहरी कचरे को ज़ाया करना एक संगीन मसला है। आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को कागज़ में लपेट कर, कपड़े में लपेट कर, लकड़ी में लपेट कर, किसी मेटालिक बॉक्स में लपेट कर नहीं रख सकते। उसके अंदर से डिसइंटीग्रेट करेगा, मतलब उसके अंदर से शुआएँ खारिज करेगा। तो फिर जब ये शुआएँ ख़तरनाक शुआएँ खारिज करता है तो फिर इसको महफूज रखना मुश्किल है, या फिर इसमें जो ज़ाया होने वाला वेस्टेज, जो साइड प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, जो बेकार चीज़ें पैदा होती हैं जो शुआओं की शक्ल में, इनको ज़ाया करना साइंसदानों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। इसको ज़मीन के अंदर बड़े बड़े गहरे गड्ढे करके जहाँ तक इंसानों की पहुँच ना हो वहाँ तक ले जाकर इनको ज़ाया करना पड़ेगा। अगर आप सर्च मारें अगर इंटरनेट पर, तो अमेरिका में इस तरह के बड़े बड़े उन्होंने लैंड जो तो स्टोरेज बनाए जहाँ पर ये रेडियो एक्टिव मटेरियल को वेस्ट करते हैं, उनको ज़मीन के अंदर ले जाकर दफन करते हैं और ऊपर निशान लगाते हैं कि इनको 100 साल बाद भी कोई ना खोले, इन तक कोई ना पहुँचे। हर लैंग्वेज में वहाँ पर लिखा हुआ आपको नज़र आएगा कि इसको मत खोलिए, इसके अंदर ख़तरनाक है, यहाँ खुदाई मत कीजिए। तो ये जौहरी कचरा ये ख़तरनाक मसला होता है। फिर उसके बाद इससे अगर कोई हादसा हो जाए, न्यूक्लियर रिएक्टर, कोयला, अगर कोयले के पावर प्रोजेक्टर में अगर हादसा हो जाए, या पानी से जो बिजली पैदा होती है उसमें अगर कोई हादसा हो जाए तो वो नुकसान होगा लेकिन कंट्रोल हो सकता है। लेकिन अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में ब्लास्ट होता है तो ये आसपास की सारी ज़मीन को, सारे लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान कर सकता है। इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स का इस्तेमाल भी हमारे लिए सेफ़ नहीं है, ख़तरनाक माना जाता है। अब इसके बाद का जो हिस्सा होगा वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिए। नेचुरल गैस और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इस तरह की 2 चीज़ें हम इसके बाद के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अपना ध्यान रखें, क्लास वर्क कंप्लीट करते रहें लाजमी तौर पर, और रिवीजन करते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।